गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। अपने जीवन को उस भय से ऊपर उठाने के लिए, उस डर को जीतने के लिए अंदर से हम अपनी सोच को थोड़ा सा व्यवस्थित करना सीखें। विगत दिनों से भय को हम कैसे जीते हैं, निर्भय हम कैसे हों, सराउंडिंग हमें प्रभावित ना कर पाए, पुरुषार्थ हमें भीतर से करना होगा। जब तक भीतर से हमारा पुरुषार्थ नहीं होगा, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, छोटी छोटी बातों में वे घबरा जाते हैं, डर उठते हैं। बात बड़ी छोटी होती है, लेकिन अंदर उन्हें अलग ही फीलिंग पैदा करने लगती है। कुछ लोग तो एक कॉकरोच देख करके घबरा उठते हैं, है ना। किचन में कॉकरोच निकल जाए तो 6 फीट की बॉडी को लिए हुए वो व्यक्ति भी चिल्ला उठता है। कॉकरोच का साइज कितना सा रहता है? हार्डली 2 to 3 इंच, और ह्यूमन बीइंग की बॉडी है अप्रॉक्सली 5.5 to 6 फीट तक की। वह कॉकरोच न कभी काटता है, न उसके भीतर जहर होता है, पॉइजन भी नहीं होता। और दिखने में कैसा लगता है? सुंदर लगता है कि नहीं? कलर तो बड़ा अच्छा रहता है, मैट फिनिश वाला, फ्लोरोसेंट कलर नहीं रहता, एकदम शाइनिंग मारने वाला। जैसे आप अपने व्हीकल की पेंटिंग देखते हो, आपको अट्रैक्ट कर जाती है वो रेडिश कलर की गाड़ी जो होती है, चॉकलेट कलर की गाड़ी जो होती है। वैसे ही तो उस कॉकरोच का कलर होता है, बॉडी का होता है। क्या उसके कलर को देख करके डरते हो? बताना हमें। कॉकरोच से कितने लोगों को डर लगता है? बड़ी छोटी सी बात पूछ रहे हैं, हाँ बताना। कितने लोगों को डर लगता है कॉकरोच से? महिलाओं को पूछ रहे हैं, ज्यादा उन्हें सामना करना होता। अच्छा, क्यों डर लगता है कॉकरोच से? क्यों एकदम घबरा जाता है व्यक्ति कॉकरोच देख करके? क्या वो काटता है? किसी को काटा आज तक? कॉकरोच किसी को काटा? नहीं काटा। किसने एक्सपीरियंस किया? अच्छा, यदि किसी को काटा तो कॉकरोच के काटने से क्या कोई व्यक्ति मर जाता है? नहीं मरता है। तो बॉडी में क्या इफेक्ट पैदा होता है? आपकी बॉडी में यदि कॉकरोच चलने लगे तो डर किस बात का लगता है? सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं। आप लोग कोई नहीं डरते कॉकरोच से? लगता है। तो किस बात का डर लगता है? बताना हमें। अच्छा, डर नहीं लगता, गंदा लगता है? नहीं। जब तक उस फियर को हम एनालाइज नहीं करेंगे,
उससे हम ऊपर कैसे उठ पाएंगे? हमने तो बहुत सारे लोगों को देखा है कॉकरोच से डरते हुए, और 3-4 कॉकरोच एक साथ आ जाए तो देखो कैसी हालत होती है। डर लगता है। तो डर क्यों लगता है इस कॉकरोच से? क्या वो कर देता है आपको? बताओगे? समझने की कोशिश करें। एक कॉर्डलेस उधर दे दो। हाँ। बिकॉज उसका जो उससे बहुत गंदा लगता है एक तो, गंदा? ऊपर से उससे बैक्टीरिया वगैरह का डर लगता है कि बैक्टीरिया का बीमारी डर? हो सकती है कुछ। अच्छा, हमने तो आज तक सुना नहीं कि कॉकरोच से कोई बैक्टीरिया का स्प्रेड होता फैलता है। डेंगू के बारे में अवश्य सुना है। लाइक किचन में रहता है तो हमेशा जैसे बर्तन में या किसी चीज़ पे आ जाता है तो साफ करते हैं, बिकॉज बोलते हैं उसका कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण डर लगता है कि किसी और बात के कारण डर लगता है? कि उससे बीमारी हो सकती है। बीमारी? उससे तो बीमारी ज्यादा होती नहीं। बीमारी का फियर है, डिजीज का फियर है कॉकरोच से, कि कोई और फियर है? आती है उसको देख के। हाँ? गिलानी ना आती है उसको। ग्लानी? जहां तक हम समझ रहे हैं ये तो रीजन नहीं होना चाहिए। और हमें कौन बताएगा कॉकरोच का फियर क्यों होता है? हाँ। देखो, हेलो, जीवन में हम कब कब किन किन बातों से घबरा उठते हैं जिसका कोई औचित्य ही नहीं होता। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु गुरु। उस कॉकरोच के 6 पैर होते हैं। अच्छा। और अपने वो शरीर पर थोड़ा फास्ट दौड़ता है, इसलिए कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता है, फास्ट दौड़ता है? नमोस्तु। नहीं, ये रीजन भी नहीं है। अच्छा, छिपकली से भी डर लगता है? बहुत डर लगता है। खटमल से भी डर लगता है? बेड बग्स, एंड्स? तो कभी जो लोग आंसर दे रहे हैं ना, उनका आंसर प्रॉपर आ ही नहीं रहा है। कौन हमें करेक्ट आंसर देगा? प्रश्न बड़ा ही सिंपल सा है, कॉकरोच से फियर क्यों लगता है? अंदर कॉकरोच का डर क्यों पैदा होता है? शिरीष भाई आप बताओ थोड़ा सा। ये लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं, हमारे छोटे से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं। कोई बोल रहे हैं उनके 6 पैर होते हैं, कोई बोलते हैं उसे देख करके ग्लानी आ जाती है, कोई कह रहा है कि उससे में बैक्टीरिया का फियर होता है। जी, अननोन का डर रहता है, पता नहीं क्या कर देगा मेरे साथ। अच्छा, एक अननोन का फियर है। थोड़ा सा आज कॉकरोच को ध्यान से देखना, वो क्या कर सकता है। अच्छा, क्या क्या कर सकता है कॉकरोच? काट तो सकता नहीं है। हाँ, काट सकता नहीं। और क्या कर सकता है कॉकरोच? गंदा कर देगा, हमें नहाना। क्या गंदा कर देगा मतलब? थोड़ा शरीर को गंदा, मुझे नहीं पता महाराज जी वो क्या करेगा। अच्छा, आपको डर लगता है कॉकरोच से? कॉकरोच से नहीं लगता महाराज जी। तो किससे लगता है? महाराज जी शेर से लगता है, सांप से लगता है। अच्छा, ठीक है, शेर और सांप की तो धारणा पता है आपको कि वो काट सकता है, व्यक्ति को मार सकता है, सर्प है जो उससे पॉइजन फैल सकता है। हाँ जी। लेकिन आज तक कॉकरोच ने किसी को मारा हो, और ऐसा कोई रिसर्च भी नहीं आया है मेडिकली कि कॉकरोच हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, ऐसा। हाँ हाँ, बोलना। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कॉकरोच एक तरह का ऐसा जीव है जो उड़ सकता है। तो मतलब वैसे नहीं उड़ सकता, पर हल्का फुल्का उड़ सकता है। तो एक भय सा आता है कि हाँ वो उड़ के हमारे ऊपर है आएगा, तो हमको एक ऐसा झटका सा लगता है कि हाँ हमको उससे डर लगता है। क्या फाइटर प्लेन है क्या वो?
नहीं, फाइटर प्लेन तो नहीं है, पर ऐसा एक भय आता है कि वो हमारे ऊपर उड़ के आ जाएगा तो वो कुछ कर देगा, इसलिए हमको वो उसका भय है। उसके उड़ने का भय है। हाँ। देखो समझो, आखिर हम उन चीजों से डर रहे हैं जो हमारे लिए डराने वाला होता ही नहीं है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कॉकरोच, इट्स बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स फियर जनरेट्स विद इन अस। हाँ, नमस्ते महाराज जी। अपने को भय इसलिए लगता है कि अपने सुने हैं कि उसके वजह से मतलब बीमारी फैलती है करके, बस वो ये है। कॉकरोच से बीमारी जबकि फैलती है? वो गंदगी से चलता है तो गंदगी फैल जाए, उस वजह से ऐसा लगता है। न तो बीमारी के कारण व्यक्ति डरता है, हाँ, एक साइकोलॉजी माइंड में फीड हो चुकी है कि ये कुछ कर देगा, है ना। चलो एक छोटी सी घटना सुनाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। एक बार क्या है, एक किसान जो हमेशा खेत में कार्य करता है, चूंकि बारिश का समय आने का था, अब अपने उसको खेत को प्रॉपर मैनेज करना था, हल आदि चलाना था। अब बारिश से पूर्व ही, रेनी सीजन से पूर्व ही जब समर सीजन होता है तो वो अपने खेत में क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, हल आदि चलाते हैं। तो समर सीजन में गर्मी बहुत रहती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। जनरली क्या होता है, किसान रात के वक्त ये कार्य करते हैं। अब एक किसान गांव का था, रात के समय वो अपने खेत में गया, हल चला रहा था। चूंकि खेत में लाइट तो होती नहीं, एकदम घनघोर अंधकार, हल चला रहा था। अचानक क्या महसूस करता है, उसे किसी कीड़े ने काट दिया। तो तुरंत देखता है अपने पैर की ओर, आजू बाजू देखता है, कुछ समझ में नहीं आता कौन से कीड़े ने काटा है, पर काटा तो अवश्य है। माचिस की तीली जला करके देखता है आसपास, तो उसे क्या दिखता है कि एक चूहा बहुत तेजी से भाग रहा। अब जैसे वो चूहे को देखता है तो उसको लगा कि हाँ, चूहे ने दांत मार दिए होंगे, चलो कुछ नहीं होता है। अब खेत में तो तरह तरह के प्राणी निकलते ही रहते हैं, बिच्छू है, चूहे हैं, सर्प आदि है, पर उसे वास्तव में काटा एक सर्प ने था। ध्यान से सुनना, एक सर्प, वो भी जहरीले सर्प ने उस किसान को काटा था। लेकिन उसने क्या देखा, दौड़ते हुए चूहा भाग रहा, चूहा निकल रहा था, सर्प उसे कहीं नजर नहीं आया, और उसके माइंड में ये फीड हुआ कि मुझे चूहे ने काट लिया है। वो आकर के अपने घर में थोड़ा सा पैर वगैरह धोता है और रेस्ट करने लगता है, सो जाता है। बात आई गई हो जाती है और ये टाइम लगभग 1 महीने का निकल जाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी बॉडी में कोई रिएक्शन ही नहीं होता, बड़ी अच्छे से वो काम करता रहा। अब बारिश का मौसम आ गया था, उसने बुआई हुआई कर दी, सब कुछ चलते रहा। फिर एक रात को पुनः वो अपने खेत में जाता है, खेत को प्रॉपर तरीके से, जो उसमें वीड्स आदि आ जाती, खरपतवार आ जाती, उसको मैनेज करने के लिए, निकालने के लिए। खेत में कीचड़ आदि थी, पानी आदि था, सारा कार्य कर रहा था। फिर उसके साथ वही घटना घट जाती है। उसके पैर में रात्रि के समय पुनः कोई जीव काट देता है, उसकी दृष्टि जाती है, पैर में फिर से आज किसी ने काट लिया। मन में आया, हो सकता चूहे नहीं काटा हो, फिर भी देख लेना चाहिए। फिर वो माचिस की तीली जलाता है, देखता क्या है, और वहां से एक पानी वाला जो सांप होता है
वो गुजर रहा था। पानी वाला सांप वहां से क्रॉस करके निकल गया, लेकिन इस बार उसे चूहे ने काटा था। बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। काटा उसे चूहे ने था, लेकिन उसकी दृष्टि पड़ती है सर्प के ऊपर भागते हुए, और जैसे ही उसके दृष्टि सर्प पे पड़ी तो अचानक वो गिर जाता वहां पे। न केवल गिर जाता है, थोड़ी देर में उसके प्राण भी निकल जाते। अब जब वो डिक्लेयर कर दिया गया कि मर चुका है, तो हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। डॉक्टर लोग ये डिक्लेयर करते हैं कि मरा तो है, लेकिन मरा कैसे है? तो उसकी बॉडी में वैसा ही पॉइजन पाया गया जैसा किसी सर्प के काटने पर पाया जाता है। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या था? काटा उसे चूहे ने था। फर्स्ट टाइम उसे काटा सर्प ने था, वो भी जहरीले सर्प ने। लेकिन उसने क्या धारणा बनाई थी? मुझे तो चूहे ने काटा है। और उसकी धारणा के कारण सर्प का काटा हुआ वो किसान अभी बड़ा अच्छे से जिया। लेकिन सेकेंड टाइम उसे काटा चूहे ने था, धारणा बनाई थी उसने, सर्प ने काट लिया और वह मर भी गया। अब हुआ क्या है? बात कुछ समझ सकते हो आप? हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? हमारी सोच के अनुसार। जब वो अंदर कॉन्फिडेंट था कि मुझे तो चूहे ने काटा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, होता रहता है, कई कीट पतंगे काटते रहते, कीड़े मकोड़े काटते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हो जाता है। लेकिन जब सेकेंड टाइम उसकी धारणा में यह, अरे सर्प ने काट दिया, अब तो मैं बचूंगा ही नहीं, और सही में चला गया, वो बिल्कुल सही में चला गया। तो हम जैसा सोचने लगते हैं बिल्कुल वैसा ही होने लगता है। अब होना क्या चाहिए था? एक्चुअल सिचुएशन क्या थी? उससे फर्स्ट टाइम यदि सर्प ने काटा था तो इफेक्ट उसकी बॉडी में आना चाहिए था, लेकिन वो अंदर से इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ था, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बड़ा था, कुछ नहीं होता है, चूहे तो काटते रहते हैं। और जब वो अंदर से ये सोचने लगा अब तो सर्प ने काटा, मैं गया और चला ही गया। ऐसा ही इस कॉकरोच के साथ है। डर कॉकरोच के कारण नहीं लगता आपको? सुनो ध्यान से। डर कॉकरोच के कारण नहीं लगता है, डर आपकी उस धारणा के कारण लगता है कि कुछ कर ना दे, कुछ हमारे साथ उल्टा पुल्टा घटित ना हो जाए, कुछ ऐसा वैसा घटित ना हो जाए, इस कारण आप कॉकरोच को देखकर एकदम चिल्ला उठते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है जीवन में सबके साथ। जो जो आपके फियर के रीजन से कारण है, उसे थोड़ा सा एनालाइज करके देखो, क्या एक्चुअली वो इतने वर्थ रखते हैं जितना आपके भीतर उसे देख करके फियर पैदा होता है। यदि वो उतना रखते भी हैं और हम यदि कॉन्फिडेंट हैं तो भी उसे ओवरकम कर जाते हैं, और सामने वाला कुछ भी नहीं है और हमें डर लगने लगे तो भी उसका इफेक्ट पैदा होने लगता है, जैसे उस किसान के साथ हुआ। और ये रियल घटना है, बिल्कुल सत्य घटना है। चूहा का काटा किसान मर गया और सर्प का काटा किसान बड़े अच्छे से जीता रहा। बिल्कुल हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है जैसी हमारी थॉट प्रोसेस होती है। हमारा मन यदि अंदर से डरा हुआ है तो एक छोटा सा चूहा भी क्या कहें, एक छोटा सा खटमल भी आपको डरा देगा, कुछ भी कर सकता है। और आप अंदर से मजबूत हैं तो सर्प भी आपके सामने आ जाए तो कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। तो जब तक हम यह एनालिसिस नहीं करेंगे
जो हमारा फियर भीतर का है, वो अंदर फियर एग्जिस्ट हमारी कहीं गलत धारणा के कारण तो नहीं कर रहा। जो वैसा है नहीं और हमने अपनी माइंडसेट में बना रखा है। रात के 12 बजे आप अकेले घर में हो, हल्की सी आहट हो, क्या विचार पहले पैदा होता है? चलो फीमेल से पूछ रहे हैं, आप अपने फ्लैट में अकेले हैं और हल्की सी आहट हो, कौन सा भाव आता है? बताना, में कौन सा भाव पैदा होता है? फियर। किसका फियर पैदा होता है? नहीं, हम समझना चाह रहे हैं आखिर कौन सा फियर पैदा, किसका फियर पैदा होता है? सबको फियर होता है जितनी फीमेल बैठी। हाँ, किस बात का फियर आपके मन में एकदम से पैदा हो जाता है? सिर्फ ये हम जानना चाह रहे हैं, कौन हमें बताएगा? हाँ? नहीं, लॉक्ड है फ्लैट, अंदर से लॉक्ड है, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है। शायद कोई भूत आएगा आया। अच्छा, शायद कोई भूत आया। कितने लोगों ने भूत को देखा है? घोस्ट कितने लोगों ने देखा है? हाँ, समझने की कोशिश करें। हाँ बताओ, कितने लोगों ने भूत को देखा? कितनी फीमेल ने देखा? देखा है? मूवीज में देखा है? रियल लाइफ में देखा किसी ने? देखा? क्या है हमारे माइंडसेट में? क्या आ गया है? आपको एक छोटी सी रस्सी भी लटकते हुए दिखे तो क्या हो जाएगा? वो हिल रही है, जैसे ऐसी मूव हो रही है, हवा बाहर चल रही है ज्यादा, और रेनी सीजन है, क्या होगा? जबकि कुछ नहीं है वहां पर। हमारा जितने भी फियर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द फियर्स आर इमेजिनरी, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करते। लेकिन हमारी धारणा है, वो गलत धारणा ही हमें डराती है। आप अपने लाइफ में झांक करके देखें, जिन जिन से आपको डर लगता है, अंदर से बहुत ज्यादा फियर लगता है, उसके बारे में एनालाइज करके देखो एक्चुअली वो है क्या, वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, और एग्जिस्ट करता भी है तो उसकी वर्थ कितनी है। एक कॉकरोच से आपको डर क्यों लगता है? एक छिपकली से आपको डर क्यों लगने लगता है? क्या कर देगी वो छिपकली आपके लिए, बताओ? कभी सुना छिपकली काटने से किसी कोई मरा हो? किसने सुना है? छिपकली आपके हाथ पे गिर जाए, बॉडी पे गिर जाए तो क्या होता है? छिपकली का डर एक अंदर है। कितनी विचित्र बात है, एक 6 फीट का इंसान एक 6 इंच की छिपकली, नहीं 3 इंच के कॉकरोच से डर जाता है, अथवा 3 mm की चींटी से डर जाता है, पर काली चींटी हो वो, लाल भी ना हो तो भी डर लगता है। कैसा हमारा फियर है? ये फियर बाहर के द्वारा पैदा हुआ है कि हमारे भीतर के द्वारा पैदा हुआ है? अब आप कह सकते हो कि महाराज जी ऐसा हो जाता है। बात चींटी का, छिपकली का, कॉकरोच का है कि है ही नहीं, मेन बात हमारी मेंटलिटी की है। यदि हम अपनी थॉट प्रोसेस ऐसी बना ली है तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जब जब आपके जीवन में छोटी छोटी सी घटना घटेंगी, आप अंदर से टूट जाओगे, घबरा जाओगे, बिल्कुल आप अंदर से उसका सामना ही नहीं कर पाओगे। फियर को ओवरकम करने के लिए हमें अंदर से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बाहर से कुछ नहीं होगा। और उसकी प्रोसेस होती जो छोटी छोटी सी घटनाएं जो हमारे जीवन में घट रही है, हमने माइंडसेट में गलत बैठा करके रखी, जब तक उसको करेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी सोच ही नहीं बदलेगी। जब तक सोच नहीं बदलेगी तो जीवन में आप कुछ नहीं कर पाओगे।
कुछ नहीं कर पाओगे। हर परिस्थिति में आप हमेशा पीछे रहोगे, क्योंकि जब इस प्रकार की मेंटलिटी बन जाती है, आप कोई भी कदम उठाने के लिए लाइफ में हमेशा अंदर से घबराओगे, क्योंकि आपका माइंडसेट ही वैसा बन चुका है। एक कॉकरोच को लेकर के नहीं, कॉकरोच ने तो एक निमित्त का काम कर दिया आपको माइंडसेट बनाने का। यदि अपनी एडवर्स कंडीशंस को ओवरकम करना है, उस फियर को ओवरकम करना है, तो सर्वप्रथम अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। उसके बिना कभी भी कुछ नहीं होगा। नहीं है तो उस किसान की भांति जिसे चूहे ने काटा था वो मर गया, और मर गया बिल्कुल। और जैसे उसी किसान को जब सर्प ने काटा था बड़े अच्छे से जीवित रहा, उसे कोई अंतर नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब इस माइंडसेट को हम बदलने की कोशिश करेंगे, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा, जब प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ इस प्रकार की सिचुएशन घटित होगी ना, तो हम आराम से खड़े रहेंगे। वो हमें डराएगी नहीं सिचुएशन, बल्कि हम उसका सामना बहुत आसानी से कर पाएंगे। अदरवाइज हम अपने आप को हमेशा खोते चले जाएंगे, और आज तक खोते हुए आए हैं। तो सबसे बड़ी एक्सरसाइज ये है कि अपने आप को हम एनालाइज करें, हमें डर किस किस से लगता है। कल भी आप लोगों से कहा था, किन किन बातों से, किन किन प्राणियों से, किन किन लोगों से, कौन कौन से सिचुएशन से आपको फियर पैदा होता है। किया किसी ने एनालाइज? बताना, कितने लोगों ने एनालिसिस किया अपने फियर्स का? हाँ, किस किस से डर लगता है? नमस्ते महाराज जी, आपने कल बोला था कि डेथ ऑफ फियर वो तो नहीं है, लेकिन हाँ कोई बड़ा रोग हो उसका एक डर रहता है, दूसरा फाइनेंशियल सेटबैक अगर कुछ है तो उसका है, क्योंकि फ्यूचर को लेके और करंट को लेके ये दो मेरे मेन फियर हैं। उसके अलावा बाकी तो ऐसा नहीं है कुछ भी। फियर ऑफ डिजीज, डिसीज मतलब उसका मेन है कि बाद में प्रॉब्लम ज़्यादा होती, डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है ना किसी के ऊपर कि हाँ मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, वो है। अच्छा, ये फियर जब पैदा होता है तो कुछ सॉल्यूशन मिलता है आपको? वो दूसरों को देख के ही पैदा होता है कि किसी को हो गया तो कि हाँ अगर कल की डेट में अगर मेरे को हुआ, फ्यूचर में हुआ, तो मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा या डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, कल की डेट में ऐसा हुआ तो क्यों होगा, और यदि होता है तो हमारे पास कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं उसके लिए फाइट करने के लिए? तो फियर हो क्या सेफ्टी मेजर है उससे फाइट करने के लिए, कि कुछ सेफ्टी मेजर्स हमें अपनाना पड़ेगा? ये आपको जिन बहुत सारे लोगों को नहीं, ऑलमोस्ट सबको उस रोग का डर सताते रहता है, वेदना का डर, वेदना का भय। अभी बढ़िया चल रहा है, कल कोई बीमारी ना हो जाए, कैंसर ना हो जाए, सर्वाइकल ना हो जाए, बीपी ना हो जाए, कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बढ़ जाए, सबको। तो ऐसी चिंता करने से, ऐसा डर पैदा करने से क्या वो नहीं आएगी सिचुएशन? क्या चाहिए हमें, क्या करना क्या चाहिए ऐसी सिचुएशन में? यदि हमारे भीतर वो फियर है, किसी को देख करके पैदा हो रहा है फियर ऑफ डिसीज, तो क्या करना चाहिए? डरना चाहिए कि कंटिंजेंसी प्लानिंग करना चाहिए? इन केस होता है तो उसका सबसे अच्छा मेथड है, प्रोसेस है कि वो डिजीज पैदा क्यों होती है, तो हम उन सिचुएशन को अवॉइड करना सीखें, अपनी फूड हैबिट्स को चेंज करें, अपने डेली रूटीन को चेंज करें, हम अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप को कराएं। ये तरीका होता है कि नहीं, कि उससे डरते रहें? वो भी स्टार्ट करते हैं अभी जैसा भी हुआ उसके हिसाब से, लेकिन अब वो है, जो होना है तो वो तो होगा ही, उसको हम टाल नहीं सकते। तो डर कर बैठे रहना ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं। क्यों डर करके बैठे रहना, घबराते रहना, मुझे हो गया तो हो गया तो? जैसे ही हमारे मन में ये भाव हो आ जाता, हो गया तो हो गया, तो बस वहीं से अब हमारा माइंडसेट और हमारी बॉडी जो है उसी दिशा में काम करने लगती है। और आप सेफ्टी मेजर्स को देखना शुरू कर रहे हो तो हमारा माइंडसेट जो है सही डायरेक्शन में काम करेगा और हमारी बॉडी भी है सही डायरेक्शन में रिएक्ट करना प्रारंभ करेगी।
व्यक्ति के मन में जैसे ही फियर का वो भाव पैदा होता है, वो एकदम नीचे की ओर बहने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो डरना से कोई सॉल्यूशन तो नहीं है। आप 4 लोगों को देख रहे हो, से ये बीमारी हो रही है, से ये बीमारी हो रही है, तो हमें ये सोचना चाहिए वो बीमारी क्यों हो रही है। अब आप कहो कि महाराज जी अनआइडेंटिफाई रीजन होते हैं, डॉक्टर मेडिकल टर्म में बोलते हैं इसका कोई रीजन ही पता नहीं है। जो रीजन हमें नहीं पता है तो उसके लिए हम चिंता करने से क्या करेंगे। जो हमें पता है, जिन सर्कमस्टेंसेस को हम अवॉइड करने की कोशिश करें। अपनी फूड हैबिट्स को इस प्रकार का बनाएं, उस प्रकार के ऑर्गेनिक फूड्स को लेना शुरू करें, अथवा व्हाटएवर जो भी मेजर्स हैं वो सही लाइन ऑफ एक्शन होता है कि क्या होता है, कि डरना लाइन ऑफ एक्शन होता है। नहीं, वो सही है आपका कि हमें उस क्या कर सकते हैं वही सोचना चाहिए, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड वो रहता ही है थोड़ा कि क्या रहता ही है कि हो गया तो क्वेश्चन मतलब मार्क ऐसा सपोज रहता हो ही है। गया तो फिर क्या करोगे। पता नहीं क्या करूँगा। पता नहीं क्या करोगे पूछ रहे हैं। डॉक्टर के पास जाओगे ना, है ना। हाँ, डॉक्टर ही है क्या ऑप्शन है। कुछ दिन पहले हमने कही थी जो सिचुएशन हमारे कंट्रोल के बाहर है उसके बारे में चिंता करने से क्या होगा। जब होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जैसे ये भाव पैदा होता है डर का, तो हम उसे और निकट बुलाते जाते हैं, और निकट बुलाते जाते हैं। वो किसान सिर्फ इसीलिए मरा कि उसकी सोच में आ गया अरे सांप ने काट दिया, अब तो मैं गया, और गया, वो चला गया, जबकि काटा उसे चूहे न था। सभी लोग प्राय उसी किसान की भांति जीवन जी रहे हैं। तो एग्जाम्पल था, उसे सर्प दिख रहा था, आपको बीमारी रूपी सर्प दिख रहा है ना। आपको कैंसर रूपी सांप नजर आने लगा। एक बुक शायद आप लोगों ने किसकी पढ़ी होगी, यू कैन हील योर लाइफ, है ना, लुइस है, पढ़ी है बुक। और यू कैन हील योर माइंड, 2 बुक्स है शायद जहां तक है। बड़ी अच्छी बुक है। एक लेडी थी, अमेरिकन लेडी, उसे कैंसर हो गया था। सुनना ध्यान से। डॉक्टर के पास गई, चेकअप हुआ, रिपोर्ट आई, फर्स्ट रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने सजेस्ट किया देखो ऐसी ऐसी बीमारी की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। और वो बहुत फाइनेंशियली डाउन थी, बोली इतना ज़्यादा मैं अफोर्ड कर ही नहीं पाऊंगी, नहीं इसके अलावा कोई इलाज ही नहीं, ट्रीटमेंट ही नहीं है। उसने सुन रखा था किसी से कि अच्छी सोच रखने से, पॉजिटिविटी से भरने से, एफर्मेशन की भावना करने से हमारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो डॉक्टर ने उसे कुछ टाइम दे दिया, 2 to 3 months का टाइम है, आप उतना मैनेज कर लो जितना भी फंड रिक्वायर्ड होगा ऑपरेशन आदि के लिए। अब वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी तो घर जाती है। बस वो डेली ये सोचती है कि मेरी बॉडी में एक ड्रैगन आ रहा है और जो कैंसर्स के सेल्स हैं उन्हें खा रहा है। मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, 3 times a day बस यही सोचती रहती है, यही थॉट प्रोसेस में चल रहा है कि वो कोई एक ड्रैगन जैसा कोई जीव आता है और कैंसर के सेल्स को खाते जा रहा। और मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं तो स्वस्थ हूँ, आई एम 100% सेफ, आई एम टोटली फिट, कुछ भी नहीं है। आफ्टर 2 months जब वो हमेशा रेगुलर ऐसे सोचते रही, फिर से चेकअप के लिए जाती है, डॉक्टर्स का फिर से चेकअप करते हैं। डॉक्टर शॉक्ड रह जाते हैं, बोले आपने, पूछते हैं डॉक्टर्स आपने किससे ट्रीटमेंट लिया, तो बोले मैंने तो किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया ही नहीं। लास्ट 2 month की जो रिपोर्ट है और आज की रिपोर्ट में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। या तो कोई मेडिसिन आपने शुरू की है,
थोड़ी बहुत जो नॉर्मल मेडिसिन वो तो चल ही रही थी, लेकिन जो रिपोर्ट दिखा रही है वो ड्रास्टिक चेंज दिखा रही है। बोले मैं सिर्फ इतना ही करती थी, मैं इमेजिन करती थी कि मेरी बॉडी में कुछ ऐसे ड्रैगन्स आ रहे हैं जो कैंसर के सेल्स को खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। और इसका इफेक्ट ये रहा कि धीरे धीरे मैं स्वस्थ होती चली गई। और रिपोर्ट बिल्कुल रिपोर्ट दिखा रही, यानी जैसी हमारी थॉट प्रोसेस होने लगती है उसी के अनुसार हमारी बॉडी भी रिस्पॉन्ड भी करने लगती है एंड रिएक्शन भी करने लगती है। जब एक फियर का भाव पैदा होता है तो हमारी बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट करने लगती है। और जब हम एक अच्छे भावों से अपने आप को भरते हैं, कॉन्फिडेंस के भाव से अपने आप को भरते हैं, तब हमारी बॉडी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है। द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन रिस्पॉन्ड, जब आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हो तो डॉक्टर बोलता है दिस मेडिसिन इज रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल टू योर बॉडी, और जब वो ट्रीटमेंट ठीक नहीं बैठता है तो डॉक्टर कहता है मेडिसिन इज रिएक्टिंग। जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा अपोजिट सेंस में जाता है और रिस्पॉन्डिंग इज पॉजिटिव सेंस में जाता है। तो जब हम अच्छी फीलिंग से भरते हैं तो हमारी बॉडी उसी के अनुरूप रिस्पॉन्ड करने लगती है। और जब जब हम फियर ऑफ डिजीज, वो वेदना का भय, कल क्या होगा उसका भय, जब ये पैदा होने लगता है तो हमारी बॉडी थोड़ी अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्ट करने लगती है। उसने बहुत अच्छी बुक लिखी है, लुईस है शायद, यही ऑथर का नाम यही ना, लुईस है, यू कैन हील योर बॉडी। और उसने सिर्फ हील करने के रीजंस दिए हैं, और जो डिजीज पैदा होती है उसके भी साइंटिफिकल रीजन दिए हैं। विदाउट एनी रीजन डिजीज हमारी बॉडी में पैदा होते ही नहीं, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट का हो, कोलेस्ट्रॉल हो, बीपी हो, शुगर हो, सर्वाइकल हो, अथवा नीज पेन हो, लंबर स्पॉन्डाइलाइसिस हो, कितने भी साइटिका जो भी होते हैं, हर एक डिजीज के उन्होंने एक रीजन साइट किया कि बिकॉज ऑफ दिस थॉट प्रोसेस ये वाली डिजीज होती है। एक एक डिजीज के लिए उसने मेन रीजन, और जो मेन रीजन जो निकल करके आया है उसमें एक होता है फियर, और एक होता है ईगोइस्टिक की भावना, और एक होता है बहुत ज्यादा एंगरनेस। 3-4 ऐसे ही कारण आते हैं, और जो निगेटिविटी से जो भर जाता है, वरी 4-5 बस यही रीजन है, इन्हीं के इर्द गिर्द सारी डिजीजेज जो हैं पैदा होती हैं, बिल्कुल इन्हीं के इर्द गिर्द। और उसमें सबसे बड़ा एक रीजन निकल के आता है फियर, भय। वो भय अभी है नहीं, जो भविष्य में होने वाला उसका भय, और उस फियर के कारण बहुत सारी बीमारियां पहले ही हमारी बॉडी में इस प्रकार की सिम्टम्स देने लगती हैं। हमारी बात को समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? बहुत बड़ा फियर है, फियर ऑफ डिजीज है ना, रोग का डर, कहीं हमें कोई बीमारी ना हो जाए। कौन सी बीमारी क्यों ना हो जाए? बोले जो बीमार पेशेंट नजर आता है बस उसी का डर हमें भी लगने लगता है। कौन सा पेशेंट नजर आता है अभी आजकल? कौन सी डिजीज सबसे ज्यादा नजर आ रही है? हाँ, कैंसर, और किडनी फेलियर, और हार्ट की समस्या। जितनी भी मेजर बीमारी, छोटी मोटी तो उसकी बात नहीं कर रहे। बिल्कुल हमारी बॉडी हमारे माइंड के अनुसार चलती है। एक डॉक्टर ने हमसे बहुत अच्छी बात कही थी, हमारे शरीर में बीमारियां, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कही थी, पेट से पैदा होती। आयुर्वेदिक कहते हैं ना, पेट जिसका खराब रहता है वहीं से सारी बीमारियां पैदा होती हैं। उस डॉक्टर ने ये भी कहा था, आवर इंटेस्टाइन इज द सेकेंड ब्रेन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। हमारी जो इंटेस्टाइन है, हमारा जो स्टमक का एरिया है, पेट का एरिया है, बेसिकली वह भी एक सेकेंड ब्रेन है,
सेकंड ब्रेन, ब्रेन तो अपना यहाँ होता है, ब्रेन यही होता है कि नहीं होता? पर उसने कहा था नहीं सेकंड ब्रेन ये है, बोले तो कैसे? बोले ये भी पूरी फंक्शन जो इसका फंक्शनलिटी चलती है पूरी थॉट प्रोसेस के अनुसार ही चलती है। यदि आपको याद हो, हमने एक बात आपसे कही थी, एक ग्रंथ की बात बताई थी, ज्ञानार्णव ग्रंथ, आचार्य शुभचंद्र स्वामी जी महाराज की बात बताई थी। उन्होंने उस ग्रंथ में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, जो योगी बहुत पहुंचे हुए साधक होते हैं, जिनकी साधना बहुत उच्च स्तर की होती है, उसकी पहचान उन्होंने बॉडी से बताई थी। बॉडी से बताई थी मीन्स अल्प पुरुष, उसमें एक वर्ड आता है, यानी उनका मल जो है बहुत कम पैदा होता है। हमारे तीर्थंकर भगवान का वर्णन आता है कि तीर्थंकर जो होते हैं उनकी बॉडी में कोई मल नहीं पैदा होता है, पसीना नहीं आता है, मूत्र पैदा नहीं होता है। उनका बॉडी, उनका शरीर बिल्कुल ऐसा ही होता है। और आचार्य शुभचंद स्वामी जी ने कहा कि जो योगी जितना बड़ा साधक होता है उनके शरीर में मल बिल्कुल कम पैदा होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, साधना एक अलग क्षेत्र है, वो सारी मन की प्रणाली पे चलने वाली चीजें है। साधना जो होती है कषायों को कंट्रोल करने वाली बात, साधना जो होती है समता पर डिपेंड रहने वाली बात, साधना जो है तपस्या आदि वाली बात। और उसकी आइडेंटिटी वो किससे कर रहे हैं, उसकी पहचान वो किससे कर रहे हैं? बोले अल्पमल, बोले डायरेक्ट रिलेशनशिप है बोले दोनों में। यानी जो व्यक्ति जितनी अच्छी मानसिक विचारधारा का होता है, जिसकी मेंटलिटी जितनी स्ट्रांग पावरफुल होती है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना ही पावरफुल होता है। यानी हमारा ये ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है तो हमारा सेकंड ब्रेन अच्छे से काम करता है। समझना, जब हमारी सोच अच्छी होती है तो हमारी सोच भी अच्छी होती है। बिल्कुल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है पूरा। नहीं, जो व्यक्ति जितनी अच्छी विचारधारा को पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, समता परिणाम से भरा हुआ है, हमेशा प्रसन्नता में आनंद में रहता है, जो हमेशा निर्विकल्प रहता है, जिसे कोई टेंशन नहीं होता है, कोई भय नहीं सताता है, तो उसकी हमेशा समता मेंटेन रहती है। और जब समता मेंटेन रहेगी, वो इक्विनिटी के फेज में रहेगा, तो उसका ये एरिया पूरा स्टमक रीजन, जो इंटेस्टाइन वाला रीजन है, वो हमेशा प्रॉपरली वर्क करेगा। और जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम जितना प्रॉपरली वर्क करता है, जो हमारा इंटेक्ट होता है फूड में, वो पूरा का पूरा रस तक कन्वर्ट हो जाता है। जो ये 7 रसों की यात्रा आयुर्वेद के हिसाब से होती है, अन्न, फिर रस, रुधिर, मांस, अस्थि, मेज, मेद, मज्जा और वीर तक की जो यात्रा होती है, वो हमारा लिया हुआ इंटेक फूड जो है लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाता है, यानी वो एनर्जी के कन्वर्जन को रूप में आ जाता है। और जिसकी थॉट प्रोसेस जितनी वीक होगी, कषायों से भरी रहेगी, वो भय से, फियर से भरा हुआ होगा, वह वहां तक लास्ट स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाता है। जो भी लिया वो डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं होता है और वेस्टेज के रूप में बाहर निकल जाता है। इस कारण आपने कई लोगों को देखा भी होगा जिनकी डाइट बड़ी अच्छी होती है लेकिन शरीर में लगता नहीं, और किन्हीं लोगों की डाइट बहुत कम होती है लेकिन उनकी फिटनेस हमेशा फर्स्ट क्लास बनी रहती। क्या रीज़न है इसके पीछे? तो आप सीधे से कहते हो महाराज जी वो तो गॉड गिफ्ट है, उसका शरीर उसे अच्छा मिला है जन्म से, अब हमें तो शरीर ही अच्छा नहीं मिला। नहीं, शरीर जैसा है सो है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारी सोच जो है उस शरीर को ढालती है।
यदि आप अपनी बॉडी की फिटनेस मेंटेन रखना चाहते हो, अच्छी रखना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है अपनी सोच को अच्छी बनाना सीखो। तो फियर से जितना हम ऊपर उठ करके रहेंगे, एकदम टेंशन फ्री रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, उतना ही हमारी मानसिकता प्रशस्त रहेगी और उतना ही हमारा ये सिस्टम पूरा बॉडी का प्रशस्त रहेगा। तो वो जो योगी होते हैं, साधना करने वाले, हम किन योगी की बात कर रहे हैं? शरीर को सुखाने वाले योगी की बात नहीं कर रहे, बहुत बड़े उपवास वालों की बात नहीं कर रहे, उन योगों की बात कर रहे हैं जो आंतरिक परिणाम को हमेशा मेंटेन करके रखते हैं, जिनका कंट्रोल अपने विचारों पे रहता है, अपने मन में रहता है और सहजता से रहता है, कोई फोर्सफुली नहीं, दबाने वाली बात नहीं, दमन वाली बात नहीं, सहजता से वो हमेशा समता के परिणाम में रहते हैं। तो उनके द्वारा जितना भी लिया हुआ इनटेक होता है वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और उनका वेस्टेज बहुत मिनिमम होता है। इसलिए उसमें पहचान बताई है कि वे योगी अल्प पुरीश वाले, अल्प मल वाले होते हैं और हमारे तीर्थंकर भगवान जो होते हैं वो जो भी ग्रहण करते हैं वो सारा का सारा भस्मसात जिसे बोलते हैं ना, एनर्जी के रूप में लास्ट स्टेज तक पहुंच जाता है। वेस्टेज 1.1% भी नहीं बचता। ये रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करो। यदि ये समझ में आ गई तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। शरीर की बीमारी मन से शुरू होती है और आप लोग पूरा उल्टा लेते हो। आप लोग शरीर में कोई बीमारी आती है तो फिर आप कहते हो कि महाराज जब बीमारी आ गई तब तो टेंशन तो होगा ही नहीं। इट्स अदर वे, पूरा अदर वे चलता है। हमारे मन में ये फियर पैदा हो गया, अब जो है नहीं उसका फियर, कहीं हमें डिजीज ना हो जाए, है ना। क्यों? अरे 30 इयर्स का उसे हो गया कैंसर, 35 में वो हार्ट अटैक से चला गया है, 24 इयर्स में उसे इंसुलिन की इंजेक्शन डेली लेना पड़ रहा है। अरे उसे लेना पड़ रहा है, उससे बीमारी हो रही है, तो आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कुछ बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? अभी बारिश का सीजन है ना। सबके पास अम्ब्रेलास तो होती है ना। अभी क्या हाई अलर्ट है ना पुणे में, हैवी रेन का हाई अलर्ट है ना। कुछ लोग बोल रहे थे महाराज जी अभी बहुत रेड अलर्ट है, येलो के ऑरेंज अलर्ट है। रेड अलर्ट नहीं, ऑरेंज अलर्ट है। तो कितने लोग अम्ब्रेला खोल करके बैठे रहते हैं, घर में भी, अपने बेडरूम में भी, अपने डाइनिंग रूम में भी? क्यों? कितने लोग अम्ब्रेला खोल करके बैठे रहते हैं अपने? अब कोई व्यक्ति अपने घर में छाता खोल करके बैठा है, उससे पूछा भाई क्यों? वेदर फोरकास्टिंग है, हाई अलर्ट है। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए मैं पहले से ही अम्ब्रेला खोल करके बैठ जाता हूं। फ्यूचर प्लानिंग होना चाहिए। इन केस यदि हेवी रेन आती तो आपके पास अम्ब्रेला होना चाहिए। ये तो इंटेलिजेंसी मानी जा सकती है, लेकिन आप अभी से खोल करके बैठे, ये मूर्खता मानी जाती है। क्या अंतर है दोनों में? अम्ब्रेला कैरी करना चाहिए, अम्ब्रेला रखना चाहिए आपके पास इमरजेंसी के लिए। यदि कुछ होता है तो हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। रेनकोट होना चाहिए, लेकिन अब दिन भर ही आप रेनकोट पहन करके बैठे रहो अपने घर में भी, क्या होगा? ये क्या मानी जाती है? मूर्खता। ठीक है, यदि बीमारी आना हो तो आएगी, तो उसके लिए हम कंटिजेंसी प्लान बना करके रखेंगे, इमरजेंसी प्लान बना करके रखेंगे। यदि ये बीमारी आई तो हमारे पास ये डॉक्टर है, इसके ये मेडिसिन है, ये हमारे पास ऑप्शन है अवेलेबल। ये तो इंटेलिजेंसी मानी जा सकती है ना, ये प्लानिंग होना चाहिए। लेकिन यदि आ गई तो क्या होगा? बच्चों को कौन संभालेगा? हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं और पेरेंट्स भी मेरे पर ही डिपेंडेंट हैं। अब ये विचार आते ही जो 6 साल बाद आने वाली थी, अब टाइम और रिड्यूस हो रहा है। समझना, अब वो 5 इयर्स तक आने लगा।
और आप किसी और व्यक्ति को देख लेते हैं, चिंता भय और पैदा होने लगा। अब वो और निकट आपके पहले ही आ रही, वो नहीं आ रही है, आप इनवाइट कर रहे हैं। वो नहीं आ रही, आप उसे बुला रहे हो, खींच करके बुला रहे हो। और मैक्सिमम लोग बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। कल हमारे पास एक धार्मिक महिला आई, अराउंड 70 ईयर्स की। अब देखना उसकी हम कुछ केस बताते हैं। उस लेडी का हार्ट जो है हार्डली 20% वर्क कर रहा है अभी, राइट नाउ। हाँ, शायद यही नहीं, दो बिंदु की है वो, कहाँ वो जयेश? हाँ, और ये पोजीशन आज से नहीं है, लास्ट 4 to 5 ईयर्स से है। जब डॉक्टर ने डिटेक्ट किया कि इनका हार्ट से 20% वर्क कर रहा है, तो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दी कि ज़्यादा लाइफ नहीं है। और वही कोरोना के फेस की बात कर रहा है, बोले 1 आध साल हो जाए तो बहुत अच्छा। और वो लेडी आज भी अच्छे से रह रही है। तो हमने पूछा उससे, क्यों ऐसा कैसे रह रही? बोली महाराज जी इनका विल पावर बड़ा गजब का है। डॉक्टर हमेशा 4 साल से बोल रहे हैं कि इन्हें आईसीयू में एडमिट करना चाहिए, आईसीयू में रखना चाहिए, लेकिन वह 20% जिसका हार्ट वर्क कर रहा है वो आज भी एज इट इज फर्स्ट क्लास मेंटेन है, और उसके चेहरे में कोई सिकन नहीं, बड़ी निश्चिंतता रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जैसा सो है। और वो 2nd मंजिल से पैदल उतर करके आई और सीढ़ी चढ़ करके गई। बहुत पहले हमने एक मूवी देखी थी, शायद आप लोग ने भी देखी होगी, बड़ी फेमस मूवी थी, आनंद। देखी थी? देखी होगी ना, बड़ी अच्छी मूवी। जिंदगी कैसे जीना चाहिए उससे सीखना चाहिए। खैर वो तो रियल लाइफ थी। जैसे मालूम था कि मैं 6 महीने में मरने वाला हूं, कैंसर था, ऐसी कुछ था ना, लेकिन उसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं आती। जो डेथ 6 महीने बाद होने वाली है, जो डिसीज एकदम अपने टॉप मोस्ट लेवल में उस स्टेज में पहुंचने वाली, तो मैं आज से क्यों मरूं? जो फ्यूचर में घटने वाला है, क्यों उसे हम प्रीपोन करके आज ही बुला लेते हैं? जो पोस्टपोन करना चाहिए उसे तो व्यक्ति प्रीपोन करे जा रहा है, और जिसे प्रीपोन करना चाहिए उसे पोस्टपोन कर लेता है। हम बोलते धर्म करो भाई, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या जब जीना है बरसों। क्या बोलते हो? जीवन में धर्म अपनाना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। बोले इतनी भी जल्दी क्या है? तो आप बोलेंगे इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। तो यहां तो प्रीपोन होना चाहिए, तो इसको आप पोस्टपोन कर देते हो, कर देते हो कि नहीं? और जो पोस्टपोन होना चाहिए उसे प्रीपोन कर लेते हो। कैंसर हो गया तो, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया तो, क्या हो गया? डायबिटीज हो गई तो, अरे हो गई तो, ये तो वाली बात क्यों लेकर के आई जा रही है मन में? और शायद जितने बैठे हैं ना, किनके मन में ये तो वाली बात नहीं आती, हाथ खड़े करे। थोड़ा हम देखना चाहते। ऑलमोस्ट सबके मन में ये आता है, मैं बीमार हो गई तो। क्यों? सबके मन में आता है। सब प्रीपोन पे लटके हुए, सब चला करके लाने वाली बातें हैं। कहावत है हिंदी में, आ बैल मुझे मार। हाँ सुनिए ना सबने, क्या मतलब होता है इसका? आ बैल मुझे मार, क्या मतलब होता है इसका? ये कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती है प्राय 99% लोगों की लाइफ में। वो चल करके बुला रहा है उन डिजीज को, चल करके वो इनवाइट कर रहा है उन एडवर्स कंडीशन को। और जिस दिन हम यह सोचने लग जाएंगे जैसा होगा जब होगा देखेंगे, तो हम उसे और पोस्टपोन कर रहे हैं। अब समझना हमारा माइंड कैसे काम करता है। जब हम
100% रिलैक्स रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, कोई भय का भाव नहीं हमारे मन में, डरता रहती है, तो जो 6 वर्ष बाद आने वाली थी वो थोड़ा और पोस्टपोन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिलैक्स मोड में आते ही अब हमारा माइंड जो है बहुत अच्छे से और हमारी बॉडी जो है बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करने लगती है। यानी हम अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना शुरू कर लेते हैं। तो उस किसान की भांति मत जियो, हम ये कहना चाह रहे हैं। उस कॉकरोच से डरना, उस छिपकली से डरना क्या लगा रखा है? क्यों डरना? फिर कह रहे हैं बात कॉकरोच की नहीं। यदि आप छोटी छोटी चीजों से भी डरना सीख जाओगे तो ये आपकी टेंडेंसी बन जाएगी, ये आपका माइंडसेट बिल्कुल ऐसा ही होता चला जाएगा और कभी आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर ही नहीं पाओगे लाइफ में। न केवल आपकी बॉडी को लेकर के, इसका साइड इफेक्ट समझना क्या होता है, इसका ड्रॉबैक क्या होगा। न केवल आप अपनी बॉडी को लेकर के पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, बल्कि अपनी फैमिली लाइफ को भी लेकर के पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे, अपने वर्क कल्चर को भी लेकर के नहीं कर पाओगे। हर जगह आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट इस डायरेक्शन में बन चुका है। आप सारे फियर को फिर अपने भीतर पहले ही जनरेट करते चले जाओगे। फिर आपको डिजीज का फियर है, फिर पैसे का फियर आ जाएगा, फिर बच्चों का फियर आ जाएगा, फिर बॉडी का फियर आ जाएगा, फिर गाड़ी का फियर आ जाएगा, फिर फ्लैट का फियर आ जाएगा, फिर जॉब का फियर आ जाएगा, फिर इंक्रीमेंट का फियर आ जाएगा, फिर बॉस का फियर आ जाएगा। क्योंकि मूल में ही भूल छिपी हुई है। बिल्कुल भूल जो है मूल में ही छिपी है कि आप वह माइंडसेट अपने आप बना रहे हो, कोई और आपको फोर्स नहीं कर रहा है माइंडसेट बनाने के लिए। समझना, हर व्यक्ति ऐसा माइंडसेट स्वयं बना रहा है। होना यह चाहिए था कि यदि कुछ हमारे साथ घटे भी तो हम उसे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें। तो जैसे ही वैसा रिस्पॉन्ड करने लगते हैं तो वो और डीले होते चले जाती है। हमने कई ऐसे कैंसर पेशेंट को देखे हैं, डॉक्टर ने जिन्हें कह दिया था कि हार्डली 30 डेज, लेकिन अपनी पॉजिटिव अप्रोच के कारण 3 इयर्स से भी अच्छे से भी जी रहे हैं। समझना, ऐसे भी केसेस देखे हैं, रियल लाइफ में देखे हैं, सामने देखे हैं। और जो पहले से डरने लगता है, जिसके भीतर ये फियर पहले से पैदा होने लगता है, वो बहुत जल्दी पहले ही बीमार पड़ जाता है। बिल्कुल हो जाएगा अपने साथ, ऐसा ही होता है। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होते चले जाते हैं। मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स। ह्यूमन बीइंग अपने ही विचारों का एक प्रोडक्ट है और कुछ नहीं। हमारे भीतर फियर पैदा होने लगा तो हम इनवाइट करने लगे, उन सारी कैलेमिटीज को हम इनवाइट करने लगेंगे जो फ्यूचर में आने वाली, बहुत देर बाद आने वाली, बहुत समय बाद आने वाली, हम उसे पहले ही आज से इनवाइट कर रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं। फिर हम किसे दोष देंगे? बात कुछ समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? ये बताओ क्यों डर पैदा होता है बीमारी का अभी भी? और क्यों लगता है ऐसा? बार बार ये विचार क्यों आता है आप लोगों को? क्यों? बोलो सर। तो इससे बचने का सिर्फ एक उपाय है, सबसे कारगर उपाय है, बहुत इफेक्टिव है। सबसे पहले अपना एनालाइज करो कि हमें किस बात से डर लग रहा है और वो डर हमारा जेन्युइन है भी कि नहीं, वो फियर जेन्युइन है। तो आप खुद ही सोच करके आश्चर्यचकित रह जाओगे कि बहुत सारे जो हमारे फियर थे वो जेन्युइन थे ही नहीं। जैसे कॉकरोच का फियर, इट्स नॉट जेन्युइन फियर। कॉकरोच कुछ करता ही नहीं अपने में। कॉकरोच यदि काट भी ले तो कुछ नहीं कर पाएगा, हमें कुछ नहीं होगा हमारी बॉडी को। लेकिन अंदर हमने माइंडसेट बना लिया है सबके, जैसे महिलाओं के मन में कॉकरोच आ गया रे, 4 कॉकरोच दिख जाए तो उनकी जान निकल जाए। बिल्कुल ऐसी चीख निकलेगी जैसे पता नहीं क्या हो गया। होता है कि नहीं? एक स्पाइडर गिर जाए, छोटी सी मकड़ी, देखो क्या हालत होती है। 6 फीट की बॉडी 2 mm की स्पाइडर से 3 mm की स्पाइडर से घबरा जाती, जबकि वो कुछ नहीं करने वाली है। हाँ, क्या बोलना था?
नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सराउंडिंग जो रहती है उससे भी कभी कभी नेगेटिव थॉट जनरेट हो जाते हैं। मतलब वो बोल देंगे या फिर उनको कुछ हो गया तो उसको देख के, मतलब जो जैसे उन्होंने बोला कि पास वाले का कुछ हो गया, या फिर जो सराउंडिंग है डेली आपको ऐसा सब बोल रहे हैं, तो वो फिर जनरेट हो जाती है कि हम जनरेट करते हैं, पहले तो हम ये समझें। हाँ महाराज जी, अब वो उस टाइम तो समझ नहीं आता जनरेट, मतलब वो लगता है वैसा जैसा उसको लगने लगता है ऐसे ही फिर अपने को लगने लगता है। हाँ, सराउंडिंग का इफेक्ट तो पड़ता है। यदि हम सराउंडिंग के इफेक्ट से बचना चाहते हैं तो क्या करना होगा? 45 डिग्रीज में आपके घर में आइसक्रीम पिघलती क्यों नहीं है? मेल्ट क्यों नहीं होती आइसक्रीम? क्यों? बाहर टेम्परेचर 45 डिग्रीज है, फिर भी आइसक्रीम एज इट इज मेंटेन रहती है। क्यों? थोड़ा सा बोलना। फ्रीज। हाँ, फ्रीज में रखी रहती है। अब टेम्परेचर भले ही 45 डिग्री है, फिर भी -4 डिग्री उसने मेंटेन करके रखा है अपने आप को। तो उसको सराउंडिंग का इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा उस आइसक्रीम को? वो क्योंकि वो स्टोरेज जस्ट है। हाँ, फ्रीज में रखा है ना। ऐसे ही हम चाहें तो सराउंडिंग के इफेक्ट से बच सकते हैं अपनी थॉट प्रोसेस के माध्यम से। चारों तरफ से इस प्रकार की थॉट प्रोसेस बनाए कि हमें वो कोई इफेक्ट ही पैदा ना करे। यानी जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही अपने आप को मेंटेन करके रख सकते हैं। पर उस लोगों ने अपने आप को ऐसा बना लिया है, बाहर 45 नहीं 20 डिग्री में तो पिघल जाएगी आपकी आइसक्रीम तो। बिल्कुल बाहर कुछ नहीं भी है तो आप अंदर से जनरेट करने लगे हैं। दुनिया में 2 टाइप के लोग हमेशा रहते हैं, अच्छी विचारधारा वाले भी रहते हैं, बुरी विचारधारा भी रहते हैं। आप उनको सुनते क्यों, देखते क्यों? उसी समय उन लोगों को देखा ना जो अच्छी विचारधारा से भरे हैं, जिन्हें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को इस प्रकार से प्रिपेयर करो ना, यदि सुनना तो अच्छा ही सुनना है, नहीं तो सुनना ही नहीं। सोचना है तो अच्छा ही सोचना, नहीं तो सोचना ही नहीं। ये टोटली हम पर डिपेंड करेगा। इस सराउंडिंग को हम दोष देते हैं कि उसने, वो ऐसा कहता है, वो ऐसा कह रहा है, हमें ऐसे ऐसे केसेस दिख रहे हैं। अब सोचना उस डॉक्टर के बारे में जो डेली 100 पेशेंट्स को टैकल कर रहा है, हैंडल कर रहा है, उसकी मेंटलिटी कितनी स्ट्रांग रहती है। हाँ, एक डॉक्टर है जो कितने कैंसर पेशेंट्स को, आर्थराइटिस के पेशेंट्स को, हार्ट के पेशेंट्स को देखता है। अब उससे वर्स्ट सराउंडिंग तो किसी की नहीं हो सकती। क्यों? हमें बताना। सबसे ज्यादा वर्स्ट सराउंडिंग में कौन रहता है? एक डॉक्टर ही रहता है। 24 आवर्स जो हॉस्पिटल में है, विजिट कर रहा है, पेशेंट को देख रहा है, फिर भी वो कैसे मेंटेन रखा अपने आप को। और आप सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति को देखते हो और घबरा जाते हो, और डॉक्टर 24 घंटा उनके बीच रह रहा है, फिर भी बड़ा अच्छे से रह रहा है। वो भी ह्यूमन बीइंग है, आप भी ह्यूमन बीइंग हो। उसकी सराउंडिंग आपसे कई गुना वर्स्ट है और आपकी सराउंडिंग बहुत अच्छी है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कैसे लेते हैं। क्या समझ रहे हो? पैसा कमा रहा है, अच्छा, इस कारण उसकी विचारधारा अच्छी रहती है। तो आप भी ये देखो ना, यदि मैं अच्छा सोचूंगा तो मेरी बॉडी फिट रहेगी, मेरा जीवन अच्छा रहेगा, परिवार अच्छा रहेगा। तो उसकी दृष्टि पैसे में रहती है, तो आप अपनी दृष्टि अपने फिटनेस में रखो ना। महाराज जी, जैसे मतलब वो क्या है, 4 घंटे तक उनके साथ रहता है, वो 4 घंटे बाद उनको वहीं छोड़ के अपने माइंडसेट में आ जाता है। हाँ। पर हम लोग वो जो 4 घंटे, मतलब 1 घंटे या 2 घंटे सोसाइटी में मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया तो किसने कहा आप उसके साथ 24 घंटे उसके साथ रहते हो? नहीं, 24 घंटे माइंड में रहता है महाराज जी। माइंड, ये तो आपने रखा ना माइंड में। अब जो 4 घंटे उन पेशेंट के बीच में रह रहा है, तो 24 नहीं 30 आवर्स भी ऐसे रख सकता है वो डेली। अब आपको कि 24 आवर्स ही होते, 30 आवर्स कैसे रखेगा? 24 आवर्स तो है, लेकिन सपने में भी वो सोचते रहते हैं ना आप लोग, तो वो 6 आवर्स उसका और हो जाता है। आप 24 घंटे में से 30 घंटे ऐसी थॉट प्रोसेस रखते हो, समझना। वो 24 घंटे में से 4 घंटे उनके बीच रह रहा है, बाकी 20 आवर बहुत अच्छे से रह रहा है। आप 24 आवर्स में 30 आवर्स निगेटिव थॉट प्रोसेस में रहते हो। एक 24 आवर जो चल रहा है आपका, और जो सपने में भी चल रहा है, जो सबकॉन्शियस माइंड में फीड होते चले जा रहा है आपके,
तो इसका सॉल्यूशन हम स्वयं हैं। सॉल्यूशन हमें बाहर से नहीं मिलेगा। तो सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि अपनी थॉट प्रोसेस को व्यवस्थित बनाना सीखें। बस अच्छा सोचे, हमारी बॉडी फिट है। बड़ी उस लुइस हे को देखा, वो लेडी थी एक, बड़ी अच्छी बुक है वो, लेडी थी। नहीं तो आप किसान की भांति रह जाओगे, चूहे के काटने पे मर जाओगे। सही कह रहे हैं। कई लोग हैं उस किसान की भांति जी रहे हैं। कई लोग होंगे इनकी जिनकी काउंटिंग गिनती नहीं होगी। 90% लोग शायद ऐसा ही लगता है हमें, तो ऐसी है ना, चूहे के काटने में मर रहे हो। वो भ्रम आपका स्वयं है, वो इल्यूजन आपका स्वयं है, कॉकरोच का इल्यूजन। टाइम हो रहा है आपका, इतना ही रखे। एक सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। अब वह पावर कैसे हम पे अपने भीतर पैदा करें कि सराउंडिंग में भी रह सके, वैसी सराउंडिंग में रहे, फिर भी अब उस प्रकार के विचार हमारे भीतर ना आए। तो कल इसका एक मेडिटेशन कराएंगे। अपने उस कॉन्फिडेंस लेवल को हम कैसे इंक्रीज करें, उस विल पावर को हम कैसे इंक्रीज करें, बहुत अच्छा तरीका है, कल बताएंगे, याद दिला देना।